नमस्कार दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि ट्रेडिंग में इंडिकेटर काम नहीं करते या हर स्ट्रैटेजी कुछ समय बाद फेल हो जाती है, तो शायद प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, शायद प्रॉब्लम हमारे देखने के नजरिए में है। दोस्तों, मेरा नाम जॉन इहलर्स है। मैं ट्रेडर बनने से पहले एक इंजीनियर था और इंजीनियर होने के नाते मैंने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी। अगर कोई सिस्टम हर बार अलग अलग रिजल्ट दे रहा है तो प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं, प्रॉब्लम उस सिस्टम को समझने के तरीके में है। जब मैंने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा तो मुझे हैरानी हुई। लोग इंडिकेटर्स इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो इंडिकेटर्स असल में काम कैसे करते हैं। कोई RSI लगा रहा था, कोई MACD, कोई मूविंग एवरेज, लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा था, मार्केट बदलता क्यों है? इंडिकेटर एक फेज में काम करता है और दूसरे में फेल क्यों हो जाता है? यहीं से मेरी इंजीनियरिंग सोच ने ट्रेडिंग में एंट्री ली। मैंने मार्केट को ट्रेडर की तरह नहीं देखा, मैंने मार्केट को सिग्नल की तरह देखा, नॉइज और सिग्नल के फर्क की तरह, लैग और रिस्पॉन्स की तरह, स्ट्रक्चर और रैंडमनेस की तरह, और फिर एक एक करके वो सच सामने आने लगे जो ज्यादातर ट्रेडर्स देख ही नहीं पाते। दोस्तों, इस किताब में मैंने आपको कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं दिया, मैंने आपको सोचने का तरीका दिया। एक ऐसा तरीका जो आपको ये समझाता है कि क्यों ज्यादातर इंडिकेटर्स गलत समय पर फेल हो जाते हैं, क्यों मार्केट रैंडम नहीं होती बल्कि साइक्लिकल होती है, क्यों फिक्स्ड पीरियड इंडिकेटर्स डायनेमिक मार्केट में हमेशा पीछे रह जाते हैं, और क्यों ट्रेडर को इंडिकेटर बदलने की नहीं, नजरिए बदलने की जरूरत होती है। इस किताब में मैंने ट्रेडिंग के वो 7 सबसे जरूरी लेसन बताए हैं जो मैंने इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मार्केट ऑब्जर्वेशन से सीखे। ये लेसन्स आपको ये नहीं सिखाएंगे कि नेक्स्ट ट्रेड कहाँ लेना है, लेकिन ये जरूर सिखाएंगे कि गलत ट्रेड क्यों लिया जाता है, और यही समझ लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा पैसा बचाती है। दोस्तों, हम इस किताब के हर लेसन को जॉन इलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, ऐसे जैसे मैं खुद बैठकर आपको समझा रहा हूँ, शांत तरीके से, लॉजिक के साथ और बिना किसी हाइप के, ताकि आपको इंडिकेटर पर डिपेंड रहना न पड़े, बल्कि आप ये समझ सकें कि मार्केट अंदर से कैसे काम करती है। लेकिन इससे पहले, अगर आप सच में ट्रेडिंग माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो मैंने अपनी सारी साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल अनुभव एक छोटी सी ई बुक में लिखा है। इस बुक का नाम है ट्रेडिंग माइंड मास्टरी। इसकी कीमत सिर्फ 299 रुपये है। कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स वाले लिंक से खरीद सकते हैं। बहुत कम शब्दों में बहुत गहराई वाला कंटेंट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी जिंदगी का पहला और सबसे बड़ा अध्याय क्या था, तो मैं बिना सोचे कहूंगा, ये समझना कि ज्यादातर इंडिकेटर्स काम क्यों नहीं करते। लेकिन ये समझ एक दिन में नहीं आई। मैं ट्रेडर बनने से पहले एक इंजीनियर था, और इंजीनियर होने के नाते मैं चीजों को मानने से पहले समझना चाहता था। जब मैंने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा तो मैंने देखा कि लोग इंडिकेटर्स पर भरोसा कर रहे हैं जैसे वो कोई जादू हो। RSI लगा दो, MACD लगा दो, मूविंग एवरेज क्रॉस कर गया, ट्रेड ले लो। लेकिन मुझे एक बात लगातार परेशान कर रही थी, अगर ये इंडिकेटर्स इतने ही सही होते तो हर कोई पैसा क्यों नहीं कमा रहा। मैंने देखा एक ही इंडिकेटर एक मार्केट में शानदार काम करता है और दूसरी मार्केट में पूरी तरह फेल हो जाता है। एक ही सेटअप आज प्रॉफिट देता है और कल लॉस, और लोग कहते हैं मार्केट खराब हो गया। लेकिन इंजीनियर होने के नाते मैं जानता था, अगर रिजल्ट बदल रहा है तो सिस्टम को ब्लेम करना सबसे आसान बहाना होता है। असल सवाल ये होता है, सिस्टम बना कैसे है। मैंने इंडिकेटर्स को ट्रेडर की तरह नहीं देखा, मैंने उन्हें सिग्नल प्रोसेसिंग टूल्स की तरह देखा, और यहीं से सब कुछ बदल गया। दोस्तों, हर इंडिकेटर एक सिंपल चीज करता है, वो पास्ट डेटा को प्रोसेस करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मार्केट पास्ट जैसी नहीं रहती, मार्केट बदलती रहती है। उसकी स्पीड बदलती है, उसका रिदम बदलता है, उसका स्ट्रक्चर बदलता है, और जब मार्केट बदलती है तो फिक्स्ड इंडिकेटर पीछे रह जाता है। लेकिन ट्रेडर्स इस बात को नहीं देखते। वो इंडिकेटर बदल देते हैं, पीरियड बदल देते हैं, स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते क्या इंडिकेटर का नेचर मार्केट के नेचर से मैच कर रहा है। इंजीनियर होने के नाते मैंने मार्केट को एक सिग्नल माना, और हर सिग्नल में 2 चीजें होती हैं, सिग्नल और नॉइज। नॉइज वो होता है जो आपको कंफ्यूज करता है, सिग्नल वो होता है जो आपको डायरेक्शन देता है। ज्यादातर इंडिकेटर्स नॉइज और सिग्नल में फर्क नहीं कर पाते, वो दोनों को एक साथ दिखा देते हैं, और ट्रेडर उसे ट्रूथ मान लेता है। दोस्तों, यही से इंडिकेटर फेल होना शुरू होता है। जब मार्केट स्लो होती है तो फास्ट इंडिकेटर झूठे सिग्नल्स देता है, जब मार्केट फास्ट होती है तो स्लो इंडिकेटर देर से रिएक्ट करता है, और ट्रेडर सोचता है मैं लेट हो गया, लेकिन असल में इंडिकेटर लेट होता है। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत साफ देखी है, लैग कोई बग नहीं है, लैग इंडिकेटर की नेचर है। हर इंडिकेटर लैग करता है। सवाल ये नहीं है कि लैग है या नहीं, सवाल ये है आप लैग को समझते हैं या नहीं। जब ट्रेडर लैग को नहीं समझता तो वो हर मूवमेंट पर रिएक्ट करता है, और रिएक्शन फोकस को मार देता है। दोस्तों, मैंने मार्केट को कभी एनिमी नहीं माना, मैंने उसे एक सिस्टम माना, और सिस्टम को समझने के लिए इमोशन नहीं, मेजरमेंट चाहिए। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स मेजरमेंट नहीं करते, वो फील करते हैं, और फीलिंग साइंस नहीं होती। मैंने देखा
कि लोग इंडिकेटर को फ्यूचर प्रेडिक्टर समझ लेते हैं, लेकिन इंडिकेटर फ्यूचर नहीं बताता। इंडिकेटर स्ट्रक्चर दिखाता है, और अगर आप स्ट्रक्चर नहीं समझते तो इंडिकेटर आपको गलत कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस बिना अंडरस्टैंडिंग के सबसे खतरनाक चीज है। दोस्तों, यही वजह है कि लोग कहते हैं इंडिकेटर काम नहीं करता, लेकिन सच्चाई ये है इंडिकेटर वही करता है जो उसे करना आता है। प्रॉब्लम तब होती है जब ट्रेडर उससे वो काम करवाना चाहता है जो उसके डिजाइन में ही नहीं है। इंजीनियर होने के नाते मैं हमेशा डिजाइन देखता हूँ। इंडिकेटर कैसे बना है, किस असम्पशन पर बना है, किस मार्केट कंडीशन के लिए बना है। अगर ये सवाल आप नहीं पूछते तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप गैम्बल कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी जिंदगी का ये पहला चैप्टर यहीं खत्म नहीं हुआ। ये तो बस शुरुआत थी। जब मैंने ये समझ लिया कि इंडिकेटर्स फेल नहीं होते, हम उन्हें गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, तब एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ। अगर मार्केट बदलती रहती है तो इंडिकेटर स्टैटिक क्यों होना चाहिए? अगर मार्केट कभी फास्ट है, कभी स्लो है, तो इंडिकेटर हर टाइम सेम पीरियड पर क्यों काम करे? यहीं से मेरी इंजीनियरिंग सोच अगले लेवल पर गई। मैंने सोचा, क्या इंडिकेटर मार्केट के साथ अडेप्ट हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिकेटर मार्केट की स्पीड के हिसाब से खुद को बदले? दोस्तों, यही सवाल रॉकेट साइंस फॉर ट्रेडर्स की रीढ़ है, लेकिन ये समझ एक और गहरी सच्चाई की मांग करती है। आपको ये मानना पड़ेगा कि मार्केट रैंडम नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट रैंडम होती तो एडेप्टेशन बेकार होती। तो सवाल ये है, मार्केट रैंडम है या उसके पीछे कोई हिडन स्ट्रक्चर है? यही वो सवाल है जिसका जवाब ज्यादातर ट्रेडर्स कभी ढूंढते ही नहीं, और यही से असली सीख शुरू होती है। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा क्यों मार्केट पूरी तरह रैंडम नहीं है, और साइकिल्स कैसे हर इंडिकेटर की असली सच्चाई बयान कर देते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यकीन मानिए, आप अब इंडिकेटर देखने वाले ट्रेडर नहीं रहे, आप सोचने वाले ट्रेडर बन चुके हैं, और यही बदलाव सबसे ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, अगर मेरी जिंदगी का पहला अध्याय ये समझना था कि इंडिकेटर्स क्यों फेल होते हैं, तो मेरी जिंदगी का दूसरा अध्याय इस सवाल से शुरू हुआ, क्या मार्केट सच में रैंडम है? क्योंकि अगर मार्केट रैंडम है तो ट्रेडिंग एक गैम्बल है, और अगर मार्केट रैंडम नहीं है तो ट्रेडिंग एक साइंस हो सकती है। इंजीनियर होने के नाते मैं रैंडमनेस को मानने से पहले मेजर करना चाहता था। मैंने देखा कि ज्यादातर ट्रेडर्स जब लॉस करते हैं तो एक ही बात कहते हैं, मार्केट रैंडम है, कुछ भी हो सकता है। ये लाइन सुनकर मैं हमेशा रुक जाता था, क्योंकि साइंस में रैंडमनेस एक बहुत सीरियस शब्द है। रैंडम का मतलब होता है कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई मेमोरी नहीं, कोई रिपीटेबल बिहेवियर नहीं। लेकिन मार्केट को देखते हुए मुझे कुछ और ही दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि मार्केट कभी बहुत तेज चलती है, कभी बहुत धीरे, कभी वो साफ ट्रेंड बनाती है, और कभी वो एक रेंज में घूमती रहती है। अगर मार्केट पूरी तरह रैंडम होती तो ये पैटर्न्स क्यों बनते? ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार गूंजता रहा। दोस्तों, मैंने मार्केट को इमोशन से नहीं देखा, मैंने उसे डेटा की तरह देखा। प्राइस मेरे लिए एक नंबर नहीं था, प्राइस मेरे लिए एक सिग्नल था, और हर सिग्नल की तरह उसमें भी फ्रीक्वेंसी होती है, साइकिल होता है, और रिदम होता है। मैंने चार्ट्स को घंटों देखा, दिन नहीं, सप्ताह नहीं, सालों का डेटा, और धीरे धीरे एक चीज साफ होने लगी, मार्केट खुद को रिपीट नहीं करती, लेकिन वो रिदम रिपीट करती है। ये बहुत सटल फर्क है। ट्रेडर्स प्राइस रिपीट होने का इंतजार करते हैं, इंजीनियर रिदम पहचानता है। दोस्तों, यही वो पल था जहां मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मैंने समझ लिया कि मार्केट रैंडम नहीं है, लेकिन वो प्रिडिक्टेबल भी नहीं है जैसा लोग चाहते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर्ड है, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है साइकिल्स। साइकिल्स कोई मैजिक नहीं है। साइकिल्स सिर्फ ये बताते हैं कि मार्केट किस स्पीड से जानकारी एब्जॉर्ब कर रही है, कभी स्लो, कभी फास्ट, लेकिन कभी जीरो नहीं। अगर मार्केट रैंडम होती तो हर इंडिकेटर बराबर यूजलेस होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ इंडिकेटर्स कुछ समय तक बहुत अच्छा काम करते हैं और फिर अचानक फेल। ये फेलियर रैंडमनेस नहीं है, ये साइकिल चेंज है। दोस्तों, यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं इंडिकेटर खराब हो गया, लेकिन असल में मार्केट फेज बदल चुकी होती है। इंडिकेटर वही रहता है, लेकिन मार्केट का रिदम बदल जाता है, और फिक्स्ड इंडिकेटर डायनेमिक मार्केट में अंधा हो जाता है। मैंने ये भी देखा कि लोग कहते हैं ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, लेकिन कोइंसिडेंस इतनी बार रिपीट नहीं होता। जब कोई चीज बार बार होती है तो वो रैंडमनेस नहीं होती, वो स्ट्रक्चर होती है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। दोस्तों, ये समझ मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि अगर मार्केट स्ट्रक्चर्ड है तो इग्नोरेंस का कोई बहाना नहीं बचता। फिर फेलियर लक की वजह से नहीं, फेलियर अंडरस्टैंडिंग की कमी से होती है, और ये बात ईगो को बहुत चोट पहुंचाती है। लेकिन इंजीनियर होने के नाते मैं ईगो नहीं, ट्रूथ ढूंढ रहा था। मैंने मार्केट को एक ऐसा सिस्टम माना जो हमेशा बदलता रहता है, लेकिन बिना वजह नहीं। हर मूव के पीछे एक कारण नहीं होता, लेकिन हर फेज के पीछे एक लॉजिक जरूर होता है। यही लॉजिक साइकिल्स में छिपा होता है। दोस्तों, साइकिल्स का मतलब ये नहीं कि मार्केट हर 20 दिन में ऊपर जाएगी और हर 20 दिन में नीचे। साइकिल्स का मतलब है मार्केट का इंटरनल क्लॉक, एक ऐसा क्लॉक जो स्पीड बदलता रहता है, और जब स्पीड बदलती है तो इंडिकेटर्स की एक्यूरेसी बदल जाती है। ट्रेडर्स एक्यूरेसी ढूंढते हैं, इंजीनियर अलाइनमेंट ढूंढता है। अलाइनमेंट मतलब इंडिकेटर की स्पीड मार्केट की स्पीड से मैच कर रही है या नहीं, और जब
जब अलाइनमेंट टूटता है तो सिग्नल नॉइज बन जाता है। यही वजह है कि मार्केट कभी बहुत साफ दिखती है और कभी बहुत कंफ्यूजिंग। मार्केट कंफ्यूजिंग नहीं होती, हमारा लेंस आउटडेटेड होता है। दोस्तों, मेरी जिंदगी का ये दूसरा अध्याय मुझे एक बहुत भारी सच तक ले आया। अगर मार्केट स्ट्रक्चर्ड है, अगर साइकिल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ट्रेडर का काम फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं है। ट्रेडर का काम है करंट स्ट्रक्चर को पहचानना। लेकिन यहाँ एक नई समस्या पैदा होती है। अगर साइकिल्स बदलते रहते हैं तो ट्रेडर कैसे जाने कि अभी मार्केट किस फेज में है? क्योंकि आंखों से देखने पर सब कुछ सेम लगता है। कैंडल्स वही हैं, चार्ट्स वही हैं, इंडिकेटर्स वही हैं, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका होता है। यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग रास्ता भटक जाते हैं और यहीं से रॉकेट साइंस फॉर ट्रेडर्स का असली कोर्स शुरू होता है। दोस्तों, मैंने ये समझ लिया था मार्केट रैंडम नहीं है, लेकिन मार्केट सिंपल भी नहीं है। मार्केट अडेप्टिव है और अडेप्टिव सिस्टम को स्टैटिक टूल से समझा नहीं जा सकता। तो सवाल ये है, अगर मार्केट अडेप्ट करती है तो इंडिकेटर अडेप्ट क्यों नहीं कर सकता? यही सवाल मेरी जिंदगी के तीसरे अध्याय का दरवाजा खोलता है। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा लैग और रिस्पॉन्सिवनेस के बीच वो संतुलन जो हर ट्रेडर ढूंढता है लेकिन समझ नहीं पाता, और क्यों तेज इंडिकेटर हमेशा बेहतर नहीं होता और धीमा इंडिकेटर हमेशा सुरक्षित नहीं होता। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यकीन मानिए आप मार्केट को रैंडम समझना छोड़ चुके हैं। अब आप उसे एक लिविंग सिस्टम की तरह देखने लगे हैं और यही नजरिया आगे चलकर सब कुछ बदल देगा। दोस्तों, अगर मेरी जिंदगी का पहला अध्याय ये समझना था कि इंडिकेटर्स क्यों फेल होते हैं और दूसरा अध्याय ये समझना था कि मार्केट रैंडम नहीं है, तो मेरी जिंदगी का तीसरा अध्याय एक बहुत ही अजीब समस्या से शुरू हुआ। एक ऐसी समस्या जिससे हर ट्रेडर जूझता है लेकिन बहुत कम लोग उसे सही नाम दे पाते हैं। इस समस्या का नाम है लैग और रिस्पॉन्सिवनेस। जब मैंने इंडिकेटर्स को इंजीनियर की तरह एनालाइज करना शुरू किया तो मुझे एक बात बहुत जल्दी समझ आ गई। हर इंडिकेटर या तो स्लो होता है या फास्ट, और दोनों के साथ एक कीमत जुड़ी होती है। स्लो इंडिकेटर लेट सिग्नल देता है, फास्ट इंडिकेटर फॉल्स सिग्नल देता है, और ट्रेडर इन दोनों के बीच हर दिन फंसा रहता है। दोस्तों, मैंने देखा कि लोग कहते हैं ये इंडिकेटर बहुत लेट है, ये इंडिकेटर बहुत नॉइजी है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता ये लेट क्यों है, ये नॉइजी क्यों है। इंजीनियर होने के नाते मैं जानता था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डिजाइन का नतीजा है। जब आप इंडिकेटर को स्मूथ बनाते हैं तो आप नॉइज कम करते हैं, लेकिन उसी स्मूथनेस के साथ आप लैग बढ़ा देते हैं, और जब आप इंडिकेटर को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तो आप लैग कम करते हैं लेकिन नॉइज को खुला छोड़ देते हैं। दोस्तों, यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलत उम्मीद पाल लेते हैं। वो चाहते हैं कोई ऐसा इंडिकेटर जो फास्ट भी हो और एक्यूरेट भी, लेकिन साइंस में ऐसा कुछ मुफ्त में नहीं मिलता। हर चीज की कीमत होती है और ट्रेडिंग में उस कीमत का नाम है ट्रेड ऑफ। मैंने अपने करियर में एक बात बहुत साफ देखी है, लैग कोई दुश्मन नहीं है, नॉइज कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन है उन्हें न समझना। जब ट्रेडर लैग से डरता है तो वो इंडिकेटर को तेज करता है और फिर झूठे सिग्नल्स में फंस जाता है। जब ट्रेडर नॉइज से डरता है तो वो इंडिकेटर को धीमा करता है और फिर झूठे सिग्नल्स में फंस जाता है, तो वो इंडिकेटर को स्लो करता है और फिर मूव का बड़ा हिस्सा मिस कर देता है, और फिर वो कहता है मार्केट मेरे खिलाफ है। लेकिन मार्केट कभी किसी के खिलाफ नहीं होती, मार्केट बस अपने नियमों पर चलती है। दोस्तों, मेरे लिए ये मोमेंट बहुत आई ओपनिंग था, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडर्स गलत सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछते हैं बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, लेकिन सही सवाल ये है इस मार्केट फेज में कौन सा कॉम्प्रोमाइज सही है। इंजीनियर कॉम्प्रोमाइज से नहीं डरता, इंजीनियर कॉम्प्रोमाइज को डिजाइन करता है। मैंने मार्केट को एक ऐसी जगह के रूप में देखा जहां परफेक्ट सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, बस बेटर अलाइनमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर मार्केट स्लो है तो आपको स्लो इंडिकेटर चाहिए, अगर मार्केट फास्ट है तो आपको फास्ट इंडिकेटर चाहिए, लेकिन ट्रेडर एक ही इंडिकेटर को हर मार्केट पर थोपना चाहता है और फिर डिसअपॉइंटेड होता है। दोस्तों, यहीं पर मेरी सोच और गहरी हो गई। मैंने समझ लिया कि इंडिकेटर का काम फ्यूचर बताना नहीं है, इंडिकेटर का काम है प्रेजेंट स्ट्रक्चर को मेजर करना। लेकिन अगर आपका मेजरिंग टूल मार्केट की स्पीड से मैच नहीं कर रहा तो आपकी मेजरमेंट गलत होगी, और गलत मेजरमेंट गलत कॉन्फिडेंस पैदा करती है। कॉन्फिडेंस विदाउट क्लैरिटी ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज है। मैंने ये भी देखा कि लोग कहते हैं फास्ट इंडिकेटर रिस्की होता है, लेकिन फास्ट इंडिकेटर रिस्की नहीं होता। रिस्की होता है उसे गलत मार्केट में इस्तेमाल करना, और स्लो इंडिकेटर सेफ नहीं होता। स्लो इंडिकेटर बस आपको देर से सच बताता है। दोस्तों, मेरी जिंदगी का ये तीसरा अध्याय मुझे एक बहुत भारी सच तक ले आया। ट्रेडिंग में कोई यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं होता। जो चीज आज काम कर रही है जरूरी नहीं कल भी वही काम करे, और ये फेलियर नहीं है, ये नेचर है अडेप्टिव सिस्टम्स की। मार्केट अडेप्टिव है और अडेप्टिव सिस्टम को अडेप्टिव टूल्स चाहिए, लेकिन अडेप्टिव टूल्स बनाने से पहले एक और चीज समझनी जरूरी थी। अगर मार्केट की स्पीड लगातार बदलती रहती है तो ट्रेडर उस स्पीड को मेजर कैसे करे, क्योंकि आंखों से स्पीड नहीं दिखती। चार्ट पर सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर टेम्पो बदल चुका होता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर
ट्रेडर्स पूरी तरह ब्लाइंड हो जाते हैं और यहीं से रॉकेट साइंस फॉर ट्रेडर्स का अगला दरवाजा खुलता है। दोस्तों, मैंने खुद से पूछा, क्या मार्केट की स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है? क्या हम ये जान सकते हैं कि मार्केट अभी फास्ट मोड में है या स्लो मोड में? अगर ये पॉसिबल है तो इंडिकेटर अपने आप अडेप्ट कर सकता है, और अगर इंडिकेटर अडेप्ट करता है तो ट्रेडर गेस करना बंद कर सकता है। यही वो पॉइंट था जहां ट्रेडिंग मेरे लिए गेम नहीं रही। ट्रेडिंग मेरे लिए इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बन गई, और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का हमेशा सोल्यूशन होता है, बस सही सवाल पूछना पड़ता है। तो सवाल ये है, मार्केट की स्पीड को मेजर कैसे किया जाए, और क्या साइकिल सिर्फ थ्योरी हैं या उन्हें रियल टाइम में यूज किया जा सकता है? यही वो जगह है जहां साइंस ट्रेडिंग से हाथ मिलाती है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे छूट जाते हैं। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा अडेप्टिव इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कैसे मार्केट खुद तय करती है कि इंडिकेटर को कितना तेज या कितना स्लो होना चाहिए। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यकीन मानिए, आप अब इंडिकेटर ढूंढने वाले ट्रेडर नहीं रहे, आप सिस्टम समझने वाले ट्रेडर बन चुके हैं, और यही सोच आगे चलकर सब कुछ बदल देगी। दोस्तों, अगर मेरी जिंदगी का तीसरा अध्याय लैग और रिस्पॉन्सिवनेस के बीच फंसे हुए ट्रेडर की कहानी था, तो मेरी जिंदगी का चौथा अध्याय एक बहुत अलग सवाल से शुरू हुआ। एक ऐसा सवाल जिसने मेरी पूरी सोच उलट दी। मैंने खुद से पूछा, अगर मार्केट बदलती रहती है तो इंडिकेटर स्थिर क्यों होना चाहिए? ये सवाल सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में ये सवाल खतरनाक है, क्योंकि ये सवाल पूरे इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम की नींव को हिला देता है। दोस्तों, मैंने देखा कि ट्रेडर्स इंडिकेटर बदलते रहते हैं, कभी RSI, कभी MACD, कभी स्टोकेस्टिक, लेकिन मैंने कभी किसी को ये कहते नहीं सुना, मार्केट बदल गई है, चलो इंडिकेटर को मार्केट के हिसाब से बदलें। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग इंडिकेटर को एक टूल नहीं, एक ट्रूथ मान लेते हैं। इंजीनियर ऐसा नहीं सोचता। इंजीनियर जानता है कि टूल को एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है। मैंने मार्केट को एक डायनेमिक सिस्टम की तरह देखा, और डायनामिक सिस्टम में स्टैटिक सॉल्यूशन हमेशा फेल होता है। दोस्तों, यहीं से अडेप्टिव इंडिकेटर्स का विचार पैदा हुआ। मैंने सोचा, अगर मार्केट कभी तेज है और कभी धीमी, अगर कभी ट्रेंड मजबूत है और कभी कमजोर, तो इंडिकेटर को भी ये समझना चाहिए। इंडिकेटर को ये पता होना चाहिए कि वो किस मार्केट में काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये था, इंडिकेटर मार्केट को समझे कैसे? मार्केट बोलती नहीं, मार्केट सिग्नल देती है। प्राइस मूवमेंट एक सिग्नल है, और हर सिग्नल में इंफॉर्मेशन छुपी होती है। स्पीड की इंफॉर्मेशन, साइकिल की इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन। मैंने इंडिकेटर को मार्केट का बॉस नहीं बनाया, मैंने मार्केट को इंडिकेटर का टीचर बनाया। दोस्तों, यही सबसे बड़ा फर्क था। स्टैटिक इंडिकेटर कहता है मैं ऐसा हूँ, मार्केट जैसा भी हो। अडेप्टिव इंडिकेटर कहता है मार्केट जैसा है, मैं वैसा बनूंगा। और यही सोच ट्रेडिंग को गेसिंग से साइंस की तरफ ले जाती है। मैंने देखा कि जब मार्केट स्लो होती है तो लॉन्ग टर्म साइकिल्स डोमिनेट करते हैं, और जब मार्केट फास्ट होती है तो शॉर्ट टर्म साइकिल्स डोमिनेट करते हैं। लेकिन ट्रेडर हर टाइम एक ही पीरियड यूज करता है। यहीं से गलत सिग्नल्स पैदा होते हैं। एडेप्टिव इंडिकेटर ये नहीं पूछता क्या प्राइस ऊपर जाएगा, एडेप्टिव इंडिकेटर पूछता है मार्केट इसमें कितनी तेज सांस ले रही है। और जैसे ही इंडिकेटर मार्केट की सांस पहचान लेता है, वो अपने पैरामीटर्स खुद एडजस्ट कर लेता है। दोस्तों, ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ मेजरमेंट है। मार्केट की स्पीड को मेजर करना, मार्केट के डोमिनेंट साइकिल को पहचानना, और इंडिकेटर को उसी रिदम में चलाना। यही वो पल था जब मुझे एहसास हुआ, इंडिकेटर फेलियर इंडिकेटर की गलती नहीं थी, इंडिकेटर फेलियर ट्रेडर की जिद थी। जिद की एक ही टूल हर जगह काम करे, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। समुद्र में एक ही नाव हर मौसम में नहीं चलती। इंजन बदलना पड़ता है, स्पीड बदलनी पड़ती है, डायरेक्शन एडजस्ट करनी पड़ती है। मार्केट भी एक ओशन है, और ट्रेडर वन उसमें तैरने वाला इंसान। अगर आप पानी की गति नहीं समझेंगे तो डूबना तय है। दोस्तों, एडेप्टिव इंडिकेटर ट्रेडर को स्मार्ट नहीं बनाता, एडेप्टिव इंडिकेटर ट्रेडर को हम्बल बनाता है, क्योंकि अब ट्रेडर ये स्वीकार करता है मार्केट मुझसे बड़ी है, और जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं तभी लर्निंग शुरू होती है। मैंने ये भी देखा कि लोग एडेप्टिव इंडिकेटर्स से डरते हैं। उन्हें लगता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सच्चाई ये है, कॉम्प्लेक्स मार्केट में सिंपल थिंकिंग सबसे खतरनाक होती है। एडेप्टिव इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स है मार्केट को सिंपल समझना। दोस्तों, मेरी जिंदगी का ये चौथा अध्याय मुझे एक और गहरी सच्चाई तक ले गया। एडेप्टिव इंडिकेटर तभी काम करता है जब ट्रेडर भी एडेप्टिव हो। अगर ट्रेडर इमोशनली रिजिड है तो सबसे स्मार्ट इंडिकेटर भी बेकार है, क्योंकि एडेप्टेशन सिर्फ कोड में नहीं होती, एडेप्टेशन माइंडसेट में होती है। और यहीं से ट्रेडिंग साइकोलॉजी साइंस से जुड़ जाती है। लेकिन अभी एक आखिरी पजल बची थी। अगर इंडिकेटर अडेप्ट करता है, अगर मार्केट साइकिल्स देती है, अगर स्पीड मेजर की जा सकती है, तो ट्रेडर गलत क्यों करता है? क्यों इतने टूल्स के बाद भी लॉस होते हैं? क्यों लोग फिर भी सिस्टम छोड़ देते हैं? यही सवाल मेरी जिंदगी के 5वें अध्याय का दरवाजा खोलता है। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा क्यों ट्रेडर्स सिस्टम्स पर भरोसा खो देते हैं, और कैसे मार्केट फेस चेंज सबसे इंटेलिजेंट ट्रेडर को भी कंफ्यूज कर देता है।
अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो अब आप इंडिकेटर्स को सिग्नल्स नहीं सिस्टम्स की तरह देखने लगे हैं और यही फर्क ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। दोस्तों, अगर मेरी जिंदगी के पहले 4 अध्याय मार्केट, इंडिकेटर्स और अडेप्टेशन को समझने की कहानी थे, तो मेरी जिंदगी का 5वां अध्याय एक बहुत अनकंफर्टेबल सवाल से शुरू हुआ। एक ऐसा सवाल जिससे ज्यादातर ट्रेडर्स भागना चाहते हैं। अगर सिस्टम सही है तो लोग उसे छोड़ क्यों देते हैं? मैंने देखा कि ट्रेडर्स बड़े भरोसे के साथ कोई सिस्टम अपनाते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस बनाते हैं और कुछ समय तक रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। फिर अचानक लॉसेस शुरू हो जाते हैं और वही ट्रेडर जो कल सिस्टम पर जान देता था आज कहता है ये सिस्टम अब काम नहीं करता। दोस्तों, ये बात मुझे अंदर तक परेशान करती थी, क्योंकि इंजीनियर होने के नाते मैं जानता था अगर कोई सिस्टम कुछ समय काम करता है तो वो रैंडम नहीं है और अगर वो बाद में फेल करता है तो वो बेकार भी नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? मैंने ट्रेडर्स को ऑब्जर्व किया, मैंने उनके ट्रेड्स नहीं देखे, मैंने उनके रिएक्शंस देखे और वहीं मुझे एक बहुत गहरी सच्चाई दिखाई दी। ट्रेडर्स सिस्टम से इसलिए नहीं हारते क्योंकि सिस्टम्स खराब होते हैं। ट्रेडर्स सिस्टम से इसलिए हारते हैं क्योंकि मार्केट फेज बदल जाती है और ट्रेडर खुद को उस बदलाव के लिए तैयार नहीं करता। दोस्तों, मार्केट फेजेस में चलती है, कभी ट्रेंड स्ट्रांग होता है, कभी वीक होता है, कभी वॉलेटिलिटी हाई होती है, कभी लो। अडेप्टिव इंडिकेटर इन फेजेस को पहचान सकता है, लेकिन ट्रेडर का दिमाग इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं करता। ट्रेडर आदतों से चलता है और आदतें चेंज से डरती हैं। मैंने देखा कि जब सिस्टम लगातार जीत देता है तो ट्रेडर कंफर्टेबल हो जाता है, वो अलर्ट रहना छोड़ देता है, वो मान लेता है अब तो मुझे मार्केट समझ आ गई है। और यहीं से सबसे खतरनाक फेज शुरू होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस सिस्टम का दुश्मन नहीं है, ये ट्रेडर का दुश्मन है। जब मार्केट फेज बदलती है सिस्टम सिग्नल्स बदलता है, लेकिन ट्रेडर पुराने कॉन्फिडेंस के साथ नए सिग्नल्स को इग्नोर कर देता है और जब लॉसेस आते हैं तो ट्रेडर सिस्टम को ब्लेम करता है, सिस्टम को छोड़ देता है। लेकिन सच ये है, सिस्टम ने कभी वादा ही नहीं किया था कि वो हर फेज में सेम रिजल्ट देगा। ये वादा ट्रेडर ने खुद से किया था। दोस्तों, मैंने ये भी देखा कि ट्रेडर्स सिस्टम से भावनात्मक रिश्ता बना लेते हैं। वो कहते हैं ये मेरा सिस्टम है, लेकिन मार्केट किसी का नहीं होती। मार्केट इंडिफरेंट है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सिस्टम से जुड़े हैं। मार्केट बस अपनी कंडीशन बदलती रहती है और जो सिस्टम मार्केट को फॉलो करता है वो सरवाइव करता है, लेकिन जो ट्रेडर सिस्टम से इमोशनल हो जाता है वो टूट जाता है। इंजीनियर कभी सिस्टम से इमोशनल नहीं होता। इंजीनियर सिस्टम को टेस्ट करता है, इंजीनियर सिस्टम को ऑब्जर्व करता है और इंजीनियर जानता है फेलियर फीडबैक होता है, इंसल्ट नहीं। लेकिन ट्रेडर लॉस को पर्सनल ले लेता है, लॉस उसका ईगो चोटिल करता है और ईगो लर्निंग को बंद कर देता है। दोस्तों, यही वजह है कि लोग कहते हैं मैंने सब ट्राई कर लिया, लेकिन सच्चाई ये होती है उन्होंने सब ट्राई नहीं किया, उन्होंने सब छोड़ दिया। हर बार जब मार्केट बदली उन्होंने सिस्टम बदला, लेकिन कभी ये नहीं बदला खुद का रिएक्शन। मैंने ये भी देखा कि ट्रेडर्स कहते हैं सिस्टम बोरिंग हो गया है, लेकिन सिस्टम बोरिंग नहीं होता। बोरिंग होता है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन ईगो को पसंद नहीं आता। मार्केट फेज चेंज ट्रेडर के पेशेंस को टेस्ट करता है और ज्यादातर ट्रेडर्स यहीं फेल हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कांस्टेंट एक्साइटमेंट। लेकिन साइंस में कांस्टेंट एक्साइटमेंट नहीं होता। साइंस में ऑब्जर्वेशन होती है, एडजस्टमेंट होती है और फिर वेटिंग होती है। दोस्तों, मेरी जिंदगी का ये 5वां अध्याय मुझे एक और साफ सच्चाई तक ले आया। ट्रेडिंग में प्रॉब्लम इंडिकेटर की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, प्रॉब्लम ट्रेडर की सिंप्लिसिटी ऑफ थिंकिंग है। मार्केट कॉम्प्लेक्स है, मार्केट एडेप्टिव है, मार्केट लेयर्ड है और ट्रेडर चाहता है एक सिंपल आंसर, लेकिन सिंपल आंसर कॉम्प्लेक्स सिस्टम में काम नहीं करता। मैंने समझ लिया कि सिस्टम पर भरोसा टूटने का असल कारण सिस्टम नहीं है, असल कारण है एक्सपेक्टेशन मिसमैच। ट्रेडर सिस्टम से परफेक्शन चाहता है, सिस्टम ट्रेडर से एडेप्टेशन चाहता है और जब ये दोनों एक लाइन में नहीं होते तो रिश्ता टूट जाता है। दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है, अगर सिस्टम्स फेल नहीं करते, अगर मार्केट फेसेस चेंज करती है, अगर इंडिकेटर्स अडेप्ट कर सकते हैं, तो ट्रेडर खुद को कैसे स्टेबल रखे? ट्रेडर अपना भरोसा कैसे बनाए रखे? ट्रेडर कैसे जाने कि सिस्टम को एडजस्ट करना है या खुद को? यही वो सवाल है जहां ज्यादातर लोग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं से रॉकेट साइंस फॉर ट्रेडर्स का अगला और बहुत क्रिटिकल अध्याय शुरू होता है। क्योंकि अब बात इंडिकेटर की नहीं रही, अब बात डिसीजन मेकिंग की है। अब बात इसकी है कि जब मार्केट फेस बदल जाए तो ट्रेडर क्या करे? रुके, बदले या छोड़ दे? यही वो जंक्शन है जहां साइंस सीधे साइकोलॉजी को कंट्रोल करती है और यहीं से ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल नहीं रहती, मानसिक परीक्षा बन जाती है। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा इंजीनियर की तरह सोचने वाला ट्रेडर कैसे डिसीजंस लेता है जब मार्केट बिल्कुल अलग रूप में सामने आती है और कैसे रूल्स, मेजरमेंट्स और काल्म थिंकिंग ट्रेडर को सिस्टम छोड़ने से बचाते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यकीन मानिए आप अब सिस्टम्स को छोड़ने वाले ट्रेडर नहीं रहे, आप सिस्टम्स को समझने वाले ट्रेडर बन चुके हैं और यही सोच अगले अध्याय में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज देने वाली है।
दोस्तों, अगर मेरी जिंदगी के पिछले अध्याय आपको ये सिखा चुके हैं कि मार्केट कैसे चलती है, इंडिकेटर कैसे काम करते हैं और सिस्टम्स क्यों टूटते नहीं बल्कि लोग उन्हें छोड़ देते हैं, तो मेरी जिंदगी का छठा अध्याय एक बहुत निजी सवाल से शुरू हुआ। जब मार्केट बदल जाए तो ट्रेडर को डिसीजन कैसे लेना चाहिए, क्योंकि असली नुकसान इंडिकेटर की वजह से नहीं होता, असली नुकसान गलत डिसीजन की वजह से होता है। इंजीनियर होने के नाते मैंने हमेशा डिसीजन को इमोशन से अलग रखा, लेकिन ट्रेडिंग में इमोशन अपने आप आ जाती है। लॉस में डर, प्रॉफिट में लालच, साइलेंस में इम्पेशंस, और ट्रेडर सोचता है कि वो रैशनल है जबकि उसका दिमाग रिएक्शन मोड में होता है। मैंने देखा कि ज्यादातर ट्रेडर्स डिसीजन नहीं लेते, वो रिएक्ट करते हैं। प्राइस ऊपर गया बाय, प्राइस नीचे गया सेल, इंडिकेटर पलटा एग्जिट। लेकिन रिएक्शन और डिसीजन में बहुत बड़ा फर्क होता है। रिएक्शन इंस्टेंट होता है, डिसीजन मेजर्ड होता है। रिएक्शन इमोशन से आता है, डिसीजन फ्रेमवर्क से आता है। और यही फ्रेमवर्क मेरी जिंदगी का छठा और सबसे जरूरी अध्याय बना। दोस्तों, मैंने कभी ये नहीं पूछा मार्केट क्या करने वाली है, मैंने हमेशा ये पूछा मार्केट अभी क्या है। ये सवाल सुनने में छोटा है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। जब आप फ्यूचर पूछते हैं तो आप गेस करते हैं, जब आप प्रेजेंट पूछते हैं तो आप मेजर करते हैं। इंजीनियर गेसिंग से नहीं चलता, इंजीनियर मेजरमेंट से चलता है। मैंने अपने लिए एक बहुत सादा नियम बनाया, अगर मैं मार्केट को मेजर नहीं कर पा रहा तो मैं डिसीजन नहीं लूंगा। नो ट्रेड इज ऑल्सो डिसीजन। दोस्तों, यही वो जगह है जहां इमोशनल ट्रेडर और इंजीनियर ट्रेडर अलग हो जाते हैं। इमोशनल ट्रेडर हर समय कुछ करना चाहता है, इंजीनियर ट्रेडर हर समय कुछ समझना चाहता है। मैंने मार्केट को 3 नजरियों से देखना शुरू किया। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट की स्पीड क्या है, मार्केट का फेस क्या है। अगर ये तीनों साफ नहीं है तो एक्शन लेना मेरे लिए फॉरबिडन था। लोग कहते हैं इतना सोचोगे तो ट्रेड कब करोगे, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसा तभी बनाया जब मैंने ट्रेड कम लिए, क्योंकि हर ट्रेड एक डिसीजन नहीं होता। डिसीजन वो होता है जिसके पीछे लॉजिक हो, मेजरमेंट हो और एक्सेप्टेंस हो। एक्सेप्टेंस मतलब अगर मैं गलत हुआ तो भी मैं शांत रहूंगा। अगर आप गलत होने को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप डिसीजन नहीं ले रहे, आप गैम्बल कर रहे हैं। दोस्तों, इंजीनियर का डिसीजन फ्रेमवर्क बहुत बोरिंग होता है। उसमें एक्साइटमेंट नहीं होती, उसमें प्रेडिक्शन नहीं होती, उसमें हीरो बनने का सपना नहीं होता। लेकिन वही बोर्डम ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। मैंने देखा कि ट्रेडर्स डिसीजन इसलिए बिगाड़ते हैं क्योंकि वो खुद को प्रूव करना चाहते हैं, मार्केट को, दूसरों को या खुद को। इंजीनियर खुद को प्रूव नहीं करता, इंजीनियर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ईगो को बाहर रखना पड़ता है। मैंने कभी ये नहीं कहा मेरा सिस्टम परफेक्ट है, मैंने हमेशा ये कहा मेरा सिस्टम ऑब्जर्वेबल है। परफेक्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, ऑब्जर्वेबल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, और ऑब्जर्वेबल सिस्टम में लॉस भी इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन ट्रेडर लॉस को इंसल्ट समझ लेता है, इंजीनियर लॉस को फीडबैक समझता है, और फीडबैक डिसीजन फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में इमोशन हटाने का एक ही तरीका है, रूल्स को पहले डिसाइड करना और डिसीजन बाद में लेना। अगर आप ट्रेड लेते समय रूल्स सोच रहे हैं तो आप देर कर चुके हैं। डिसीजन तब लिया जाना चाहिए जब मार्केट बंद हो, जब दिमाग शांत हो, जब कोई पैसा दांव पर ना हो। मार्केट खुलने पर सिर्फ एग्जीक्यूशन होना चाहिए, इमोशन एग्जीक्यूशन में नहीं डिसीजन में आता है। इसलिए मैंने डिसीजन को मार्केट से बाहर रखा। मैंने ये स्वीकार कर लिया था कि मार्केट मुझे सरप्राइज करेगी, लेकिन मैंने खुद को सरप्राइज करने की इजाजत नहीं दी। दोस्तों, ये फ्रेमवर्क ट्रेडर को पावरफुल नहीं बनाता, ये ट्रेडर को स्टेबल बनाता है, और स्टेबिलिटी ट्रेडिंग में सबसे रेयर एसेट है। लेकिन अब हम एक आखिरी और बहुत नाजुक मोड़ पर हैं, क्योंकि फ्रेमवर्क होने के बाद भी एक सवाल बचता है। जब सब कुछ मेजर हो चुका हो, रूल्स तय हो, सिस्टम डिफाइंड हो, तो ट्रेडर को कैसे पता चले कि अब एक्शन लेने का समय है? क्योंकि ज्यादा एनालिसिस भी पैरालिसिस बन जाती है और ज्यादा कॉशन भी फियर बन जाती है। तो बैलेंस कहाँ है? दोस्तों, यही वो सवाल है जिसका जवाब हर ट्रेडर चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि ये जवाब इंडिकेटर में नहीं है, सिस्टम में नहीं है। ये जवाब ट्रेडर की मैच्योरिटी में है, और मैच्योरिटी एक दिन में नहीं आती, ये बनती है ऑब्जर्वेशन से, मिस्टेक्स से और ऑनेस्टी से। मेरी जिंदगी का छठा अध्याय यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहीं से सबसे आखिरी अध्याय शुरू हुआ। क्योंकि जब आपके पास साइंस हो, फ्रेमवर्क हो और क्लैरिटी हो, तब एक आखिरी सवाल आपसे पूछा जाता है, क्या आप इस प्रोसेस पर लंबे समय तक टिक सकते हैं? यही वो सवाल है जो तय करता है कि ट्रेडर बचेगा या टूटेगा। अगले और अंतिम अध्याय में मैं आपको बताऊंगा रॉकेट साइंस फॉर ट्रेडर्स का सबसे शांत लेकिन सबसे कठिन लेसन, कंसिस्टेंसी, और क्यों एवरेज ट्रेडर नहीं, एवरेज थिंकिंग सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यकीन मानिए आप ट्रेडिंग सीख नहीं रहे, आप ट्रेडर बन रहे हैं।
दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो मैं ये मान लेता हूँ कि आप शॉर्टकट ढूंढने नहीं आए थे, आप समझने आए थे। और यही बात आपको ज्यादातर ट्रेडर्स से अलग करती है। मेरी जिंदगी का आखिरी और सबसे गहरा अध्याय किसी इंडिकेटर से शुरू नहीं हुआ, किसी फॉर्मूला से भी नहीं। ये अध्याय शुरू हुआ एक बहुत साधारण ऑब्जर्वेशन से। मैंने देखा कि ज्यादातर ट्रेडर्स गलत इसलिए नहीं होते क्योंकि वो नहीं जानते, वो गलत इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक जैसे नहीं रहते। कभी डिसिप्लिन, कभी एक्साइटमेंट, कभी पेशेंस, कभी फियर, कभी सिस्टम, कभी इंपल्स। मार्केट से ज्यादा उनका दिमाग बदलता रहता है। इंजीनियर होने के नाते मैं कंसिस्टेंसी को एक हैबिट नहीं, एक सिस्टम प्रॉपर्टी मानता हूँ। अगर कोई सिस्टम हर बार अलग बिहेव करे तो वो सिस्टम नहीं रहता। और ट्रेडर भी एक सिस्टम ही है। दोस्तों, कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन प्रॉफिट नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हर दिन सेम प्रोसेस, सेम थिंकिंग, सेम रिएक्शन, सेम डिसीजन रूल्स। मार्केट बदलेगी, साइकिल्स बदलेंगे, वॉलेटिलिटी बदलेगी, लेकिन अगर आप हर बदलाव के साथ खुद को बदलते रहेंगे तो आप कभी किसी चीज में मास्टरी नहीं बना पाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत साफ देखी है। सीरियस ट्रेडर्स कभी हीरो नहीं बनते। वो हेडलाइंस में नहीं आते, वो एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं करते, वो क्वाइटली सेम काम बार बार करते हैं और यही बोर्डम उनकी एज बन जाती है। दोस्तों, एवरेज ट्रेडर नुकसान लॉस से नहीं करता, एवरेज ट्रेडर नुकसान इम्पेशंस से करता है। वो चाहता है आज कुछ अलग हो जाए, लेकिन मार्केट हर दिन अलग होने के लिए नहीं बनी। मार्केट एवरेज बिहेवियर को पनिश करने के लिए बनी है। कंसिस्टेंसी एवरेज थिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप कंसिस्टेंट होते हैं तो आप इमोशनल एक्सट्रीम से बाहर रहते हैं। ना बहुत कॉन्फिडेंट, ना बहुत डरपोक, बस ग्राउंडेड। और ग्राउंडेड इंसान मार्केट में सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहता है। मैंने कभी ये नहीं पूछा मैं आज कितना कमा सकता हूँ, मैंने हमेशा ये पूछा मैं आज वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। अगर जवाब हाँ होता था तो दिन सक्सेसफुल था। प्रॉफिट आया या नहीं ये सेकेंडरी था, क्योंकि प्रॉफिट प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है। प्रोसेस टूटेगा तो प्रॉफिट भी टूटेगा। दोस्तों, कंसिस्टेंसी कोई मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन आती जाती रहती है। कंसिस्टेंसी कमिटमेंट है और कमिटमेंट तभी टिकता है जब आप रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। रियलिटी ये है, हर सिस्टम ड्रॉ डाउन देखेगा, हर ट्रेडर गलत होगा, हर फेज स्मूथ नहीं होगी, लेकिन जो ट्रेडर इन सब के बावजूद सेम सोच के साथ आगे बढ़ता है वही ट्रेडर अंत में खड़ा रहता है। मैंने देखा है लोग कहते हैं मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ जब तक लॉस न हो जाए, लेकिन डिसिप्लिन लॉस के बाद ही टेस्ट होता है। प्रॉफिट में डिसिप्लिन आसान होता है, लॉस में डिसिप्लिन कैरेक्टर बनाता है। दोस्तों, रॉकेट साइंस फॉर ट्रेडर्स कभी ये वादा नहीं करती कि आप मार्केट को बीट करेंगे। ये किताब आपको ये सिखाती है कि आप खुद को कैसे बीट न करें, क्योंकि ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, वो खुद है। उसकी इम्पेशंस, उसकी ईगो, उसकी इनकंसिस्टेंसी। और जब आप इन तीनों को कंट्रोल कर लेते हैं तो मार्केट आपको रोक नहीं पाती। मेरी पूरी यात्रा का निष्कर्ष बहुत सिंपल है। इंडिकेटर्स सेकेंडरी हैं, सिस्टम सेकेंडरी हैं, इवन इंटेलिजेंस सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज है कंसिस्टेंसी ऑफ थिंकिंग। अगर आपकी सोच हर फेज में स्टेबल है तो आपका सिस्टम अपने आप स्टेबल हो जाता है, और स्टेबिलिटी ही लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक से सिर्फ एक ही बात याद रखनी है तो वो ये होनी चाहिए, ट्रेडिंग रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन रॉकेट साइंस की तरह डिसिप्लिन मांगती है। कोई नॉइज नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, एडजस्टमेंट और कंसिस्टेंसी। यहीं पर रॉकेट साइंस फॉर ट्रेडर्स खत्म होती है। लेकिन अगर आपने यहाँ तक ध्यान से सुना है तो आपकी जर्नी यहीं से शुरू होती है। शांत रहिए, मेजर करते रहिए और सबसे जरूरी एक जैसे रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।